नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इस शुरुआत में दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की लूसेंट बुक पर बातचीत करेंगे। और दोस्तों, ये सामान्य ज्ञान लूसेंट जीके पर आधारित होगा और एमपीपीएससी और एमपी पुलिस के मद्देनज़र ये पूरी सीरीज आप लोगों को कंप्लीट कराई जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित लूसेंट जीके। तो आज दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास को। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन कालीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके दोस्तों देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्राचीन कालीन इतिहास। मध्य प्रदेश का प्राचीन कालीन इतिहास कैसा रहा, इसको समझते हैं। तो जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण, जिस काल में क्या था दोस्तों, जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है दोस्तों, जिस काल में मनुष्य द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण, कोई भी क्या है लिखित विवरण, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला है दोस्तों, नहीं है, तो उसको क्या कहा गया है, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इतिहास को दोस्तों तीन भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला है तो उसको प्रागैतिहासिक, और जिस काल में दोस्तों लेखन कला का प्रचलन तो था लेकिन जो उपलब्ध लेख हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका है, उनको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसका विवरण क्या है दोस्तों, लिखित रूप में, जिसका विवरण क्या है दोस्तों, रिटन फॉर्म में उपलब्ध है और उसको क्या किया जा सका है दोस्तों, उसको पढ़ा भी जा सका है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जिस काल में मानव द्वारा घटनाओं का कोई लिखित विवरण या साक्ष्य नहीं मिला है उसको प्रागैतिहासिक, और जिसमें लेखन कला का प्रचलन तो था लेकिन जो लिखा गया उसको पढ़ा नहीं जा सका तो उसको आद्य ऐतिहासिक। और दोस्तों जिस काल में लेखन भी हुआ और उसको पढ़ा भी जा सका है तो वहां से क्या हुआ है दोस्तों, ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल तीन ऐतिहासिक कालांतरों में विभक्त किया जाता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में पाषाण काल को विभाजित किया जाता है। पुरा पाषाण काल क्या है दोस्तों, तो पुरा पाषाण काल देख लेते हैं, पुरा पाषाण से संबंध क्या है। तो पुरा पाषाण काल में भारत में पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के विषय में शोध लगभग 150 वर्ष पुराना है। तो भारत में जो पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के विषय में शोध है, जो क्या है दोस्तों, शोध है, वो कितना है, 150 ईयर ओल्ड है, 150 वर्ष क्या है, पुराना है।
रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में, कब दोस्तों, 1863 में भारत के तमिलनाडु के पल्लावरम में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में तमिलनाडु के पल्लावरम में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जो है पुरापाषाणकालीन संस्कृति के विषय में शोध ये 150 साल पुराना है और रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत के तमिलनाडु पल्लावरम में क्या किया था, पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। अब दोस्तों पूर्व पाषाण युगीन स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, तो पूर्व पाषाण कालीन जो स्थल हैं, पूर्व पाषाण युगीन स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, नर्मदा घाटी से, चंबल घाटी से, बेतवा घाटी से, सोनार घाटी से, डोगरा, हेरात, नरसिंहगढ़ एवं मर्यादा, सोन घाटी, भीमबेटका की गुफा आदि में पाए गए हैं। तो पूर्व पाषाण युगीन जो स्थल हैं वो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, डोगरा, हेरात, नरसिंहगढ़ एवं मर्यादा, सोन घाटी, भीमबेटका की गुफा आदि में पाए गए हैं। डॉक्टर HD सांकलिया, सुपेकर, RB जोशी एवं B लाल जैसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है दोस्तों, पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया। तो नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण करने वाले पुरातत्वविदों में डॉक्टर HD सांकलिया, सुपेकर, RB जोशी, B लाल, ये क्या है, प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ी, नर्मदा घाटी, पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ियां, नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सुख, चाईनाला, बुल्ढाना में दिखाती हैं और बरकोस संग्रामपुर के पठार तथा दमोह से प्राप्त हुई है। तो पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ियां कहाँ से मिली है दोस्तों, तो पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ियां जो हैं, पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ियां नर्मदा की घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचाई नाला, बुल्ढाना, बरकोस संग्रामपुर के पठार तथा दमोह से प्राप्त हुई है। बरकोस संग्रामपुर के पठार और दमोह से प्राप्त हुई हैं, याद रखेंगे। आगे दोस्तों होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य नर्मदा घाटी जीवों की संप्राप्ति के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर, देवकछार, बरमान घाट ऊपरी नर्मदा की अमरकंटक से हरदा के मध्य एवं जबलपुर भेड़ा घाट से स्तनधारी पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो होशंगाबाद और नरसिंहपुर के मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र से क्या हुआ है, जीवों की संप्राप्ति हुई है। उसके कारण होशंगाबाद और जीवों के अवशेष की क्या है, संप्राप्ति हुई है, जिसके कारण क्या है, होशंगाबाद और नरसिंहपुर जाना जाता है, प्रसिद्ध है। नरसिंहपुर का देवकछार, बरमान घाट ऊपरी नर्मदा की अमरकंटक से हरदा के मध्य एवं जबलपुर भेड़ा घाट से स्तनधारियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए दोस्तों, अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। नरसिंहपुर, देवकछार, बरमान घाट ऊपरी नर्मदा की अमरकंटक से हरदा के मध्य एवं जबलपुर भेड़ा घाट से स्तनधारी पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नरसिंहपुर, देवकछार, बरमान घाट ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा तक के मध्य एवं जबलपुर भेड़ा घाट से स्तनधारी पशुओं की अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तनधारी पशुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, नरसिंहपुर, देवकछार, बरमान घाट ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा तक के मध्य का क्षेत्र और जबलपुर भेड़ा घाट से स्तनधारी पशुओं की जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। इथनोरा से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं।
इथनोरा यहाँ पे था है दोस्तों, याद रखेंगे। इथनोरा से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। महादेव पिपरिया में सुपेकर महोदय को 860 औजार, क्या दोस्तों, 860 औजार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों? 860 औजार महादेव पिपरिया में सुपेकर महोदय को प्राप्त हुए हैं। नर्मदा के स्तरीय साक्ष्यों के लिए महेश्वर, आजमगढ़, महादेव पिपरिया आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य में क्राउन डॉक्टर संकल्या, एपी खत्री, आरबी जोशी, सुब्बा राव आदि के नेतृत्व में हुए हैं। तो जो क्या है दोस्तों, जो नर्मदा के स्तरीय साक्ष्यों के लिए महेश्वर में, आजमगढ़ में, महादेव पिपरिया, इन स्थानों में क्या हुआ है, उत्खनन कार्य हुआ है। उसमें मेक क्राउन डॉक्टर संकल्या, एपी खत्री, आरबी जोशी, सुब्बा राव, ये सभी नेतृत्वकर्ता थे। इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था दोस्तों, नर्मदा के जो स्तरीय साक्ष्यों के लिए महेश्वर, आजमगढ़, महादेव पिपरिया आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य हुआ था। उसका नेतृत्व मेक क्राउन डॉक्टर संकल्या, एपी खत्री, आरबी जोशी और सुब्बा राव आदि ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मालवा क्षेत्र में चंबल घाटी के मंदसौर तथा नाहरगढ़ में एपी खत्री, एसके श्रीवास्तव एवं वीएस वाकणकर द्वारा पूर्व पाषाण कालीन औजार खोजे गए। तो मालवा क्षेत्र में जो चंबल घाटी है दोस्तों, मालवा क्षेत्र में चंबल घाटी के मंदसौर तथा नाहरगढ़ में, तो चंबल घाटी के कौन से क्षेत्र में, मंदसौर तथा नाहरगढ़ में एपी खत्री, एसके श्रीवास्तव एवं वीएस वाकणकर द्वारा पूर्व पाषाण कालीन औजार खोजे गए। बी लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र से पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की गई है। तो वी लाल द्वारा क्या किया गया है दोस्तों, वी लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र से पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की गई है। निसार अहमद द्वारा सोन घाटी में दोस्तों, सोन घाटी में उत्खनन कार्य, कई स्थानों से अवशेष प्राप्त, उत्खनन कार्य कराया गया और वहां पर क्या हुआ दोस्तों, कई स्थानों से अवशेष प्राप्त किए गए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। जी.आर. शर्मा ने सतना एवं रीवा क्षेत्र में उत्खनन के दौरान 100 से अधिक पाषाण युगीन स्थल की खोज की है। तो जी.आर. शर्मा महोदय ने सतना और रीवा क्षेत्र में क्या किया है, उत्खनन कार्य के दौरान 100 से ज्यादा पाषाण युगीन स्थलों की खोज की है। नरसिंहपुर से प्राप्त सोहन किस्म के गंडासे एवं खंडक उपकरण तथा चौतरा किस्म के हस्त ठुकार और विदारणिया प्राप्त हुई हैं। हस्त ठुकार और विदारणिया प्राप्त हुई हैं, याद रखेंगे। तो नरसिंहपुर से प्राप्त सोहन किस्म के गंडासे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, नरसिंहपुर से प्राप्त हुए हैं। और खंडक, ये कहां से प्राप्त हुए हैं, नरसिंहपुर से प्राप्त हुए हैं। खंडक उपकरण और सोहन किस्म के गंडासे तथा चौतरा किस्म के हस्त ठुकार, यहाँ पे दोस्तों हस्त ठुकार है, ठुकार, ठीक है, हाथ से जो ठोकते हैं दोस्तों, हस्त ठुकार, वो जो अब जो है तो बढ़ाई लिए रहते हैं, तो हस्त ठुकार और विदारण्य प्राप्त हुई हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। नरसिंहपुर से प्राप्त सोहन किस्म के गंडासे और खंडक उपकरण तथा चौतरा किस्म के हस्त ठुकार और विदारणिया आदि प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका एवं रीवा क्षेत्र से छुरी एवं छैनी मिली है। तो छुरी और छैनी भीमबेटका एवं रीवा क्षेत्र से मिली है। भीमबेटका की गुफाओं में निवास स्थल की एक श्रेणी प्राप्त हुई है। तो जो भीमबेटका की गुफा है वहां पर क्या है, निवास स्थलों की एक श्रेणी प्राप्त हुई है। यहीं से ईसुलीय उपकरण की प्राप्ति से बड़ी आबादी का संकेत मिलता है। तो यहाँ से जो उपकरण मिले हैं उनसे यहाँ पर बड़ी आबादी का संकेत मिला है, जो विद्यालयों के निर्माण में अत्यंत कुशल एवं अनुभवी थे। जो क्या थे, विद्यालयों के निर्माण में अत्यंत कुशल एवं अनुभवी थे।
तो उनके बारे में भीमबेटका की गुफाओं में जो निवास स्थल की एक श्रेणी प्राप्त हुई है ना, उनसे संकेत मिलता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, भारत में मध्य पाषाण काल की खोज का श्रेय C.L. कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की थी। तो मध्य पाषाण काल की खोज का श्रेय किसको मिला है दोस्तों? तो C.L. कार्लाइल को मिला है, जिन्होंने क्या किया 1867 में, क्या किया दोस्तों? 1867 में क्या किया इन्होंने? लघु पाषाण उपकरणों की खोज विंध्य क्षेत्र में की। मध्य प्रदेश में इस काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जबलपुर के समीप बड़ा शिमला नामक पहाड़ी है, जहां से विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो जबलपुर के पास क्या है? बड़ा शिमला नामक जो पहाड़ी है, वो क्या है? मध्य पाषाण काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ से क्या मिला है दोस्तों? विभिन्न अस्त्र शस्त्र मिले हैं, विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका शैलाश्रय, भीमबेटका जो शैलाश्रय है तथा गुफाओं के मध्य पाषाण युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो भीमबेटका शैलाश्रय, यहाँ पर कैलाश्रय हो गया है, भीमबेटका शैलाश्रय तथा गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। वीवी मिश्र ने भीमबेटका के मध्य पाषाण कालीन ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरेखित किया है। वीवी मिश्र ने क्या किया है दोस्तों? भीमबेटका के मध्य पाषाण कालीन ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरेखित किया है। होशंगाबाद जिले में स्थित आजमगढ़ शैलाश्रय में आर.बी. जोशी ने 1864 ईस्वी में लगभग 25,000 लोक पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। आजमगढ़ में पालतू जानवरों की हड्डियां बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। आजमगढ़ में क्या है? जो पालतू जानवर हैं उनकी हड्डियां बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। तो आजमगढ़ में पालतू जानवरों की हड्डियां बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। अब अगला है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इस युग के प्रमुख औजार शेल्टर, कुल्हाड़ी। इस युग के प्रमुख जो औजार हैं वो क्या हैं? शेल्टर, कुल्हाड़ी, वसूला इत्यादि पाई जाती हैं। पालिशदार रूप में इत्यादि, पालिशदार रूप में, किस रूप में दोस्तों? पालिशदार रूप। इसमें क्या है? पालिश किया रहता है। पालिशदार रूप में मध्य प्रदेश के सागर, एरण, गढ़ी, मोरिला, जबलपुर, मुनाई, कुंडम, बुर्जिनका और दमोह, हटा, होशंगाबाद, छतरपुर और जतारा जिलों से पाए गए हैं। तो नवपाषाण काल के जो क्या है दोस्तों औजार हैं, उनमें शेल्टर, कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि जो है ये पालिशदार रूप में मध्य प्रदेश के सागर, एरण, गढ़ी मोरिला, जबलपुर के मुनई, कुंडम, बुर्जिंका और दमोह के हटा, होशंगाबाद, छतरपुर और जतारा जिलों से पाए गए हैं। आगे दोस्तों, इस युग में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, मृदभांड बनाना, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र एवं अग्नि का प्रयोग सीखा। तो इस युग में मनुष्य ने कृषि, पशुपालन, मृदभांड बनाना, वस्त्र निर्माण, गृह निर्माण, अस्त्र शस्त्र एवं अग्नि का प्रयोग सीखा। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और जो पहिए का आविष्कार है वो कब हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। आगे दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला है हमारा वर्गीकरण आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों सबसे पहले है ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में ताम्रपाषाण काल में मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता के बाद ताम्रपाषाण युग के अवशेष मालवा क्षेत्र के नावदा टोली, कायथा, आवरा, एरण तथा
बेसनगर से प्राप्त हुए हैं। बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नावदा टोली एवं महेश्वर के अवशेष 1660 ईस्वी पूर्व से 1440 ईस्वी पूर्व तक के हैं। तो नावदा टोली और महेश्वर के जो अवशेष हैं वो कब से हैं? 1660 से 1440 ईस्वी पूर्व तक। और एरण के अवशेष 2000 से 700 ईस्वी पूर्व तक के। बेसनगर के अवशेष 1180 ईस्वी से 900 ईस्वी पूर्व तक के तथा कायथा के अवशेष 2015 ईस्वी पूर्व से 1380 ईस्वी पूर्व तक के स्तरीय प्रमाण क्या करते हैं? उपलब्ध कराते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। कायथा से मोटे और मजबूत ब्राउन स्लिप्ड वेयर। ब्राउन स्लिप्ड वेयर कहां से मिले हैं दोस्तों? कायथा से मोटे और मजबूत ब्राउन स्लिप्ड वेयर, ये केयर नहीं वेयर है, ब्राउन स्लिप्ड वेयर नामक मृदभांड पाए गए हैं। तो ब्राउन स्लिप्ड BSW, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ब्राउन स्लिप्ड वेयर कायथा से, ठीक है दोस्तों, ब्राउन स्लिप्ड वेयर नामक मृदभांड कायथा से प्राप्त हुए हैं और ये मोटे और मजबूत होते थे। ठीक है दोस्तों। मालवा के मृदभांड हल्के पीले एवं नारंगी रंग के हैं, जिनमें काले और गहरे भूरे रंग से चित्रकारी है। मालवा के मृदभांड हल्के पीले एवं नारंगी रंग के हैं, जिनमें काले और गहरे भूरे रंग से चित्रकारी है। तो मालवा के मृदभांड हल्के पीले एवं नारंगी रंग के हैं, जिनमें काले और गहरे भूरे रंग से चित्रकारी है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समान मध्य प्रदेश के कई भागों, खासकर नर्मदा, चंबल तथा बेतवा नदियों के किनारों पर ताम्रपाषाण सभ्यता का विकास हुआ था। तो अध्ययन से क्या ज्ञात होता है दोस्तों कि विश्व एवं देश के जो अन्य क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों के समान ही मध्य प्रदेश के कई भागों, खासकर नर्मदा, चंबल तथा बेतवा नदियों के किनारे पर ताम्रपाषाण सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 1932 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक दल ने ताम्रपाषाण सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिले से प्राप्त किए थे। तो 1932 में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था, उसके एक दल ने क्या किया था? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के जो चिन्ह थे वो मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों से प्राप्त किए थे। डॉक्टर एच डी सांकलिया ने महेश्वर, नावदा टोली और डॉक्टर VS वाकणकर ने नागदा, कायथा में ताम्रपाषाण कालीन उपकरण खोजा था। इसका काल निर्धारण 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है। इस काल में मानव सभ्यता आदिम नहीं रह गई थी, घुमक्कड़ जीवन अब समाप्त हो गया था। और इस टाइम पर क्या था दोस्तों, जो मानव की सभ्यता थी वो आदिम जैसी नहीं रह गई थी और घुमक्कड़ जीवन अब समाप्त हो गया था और खेती की जाने लगी थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। शैलाश्रयों में भारत में पाए गए चित्रित शैलाश्रय में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शैलाश्रय पाए गए हैं। सर्वाधिक शैलाश्रय जो चित्रित शैलाश्रय हैं दोस्तों, उसमें से सबसे ज्यादा कहां से पाए गए हैं? शैलाश्रय मध्य प्रदेश से पाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में चित्रित शैलाश्रय होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, पूर्वी निमाड़, शिवपुरी, दमोह, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना तथा नरसिंहपुर जिले के अनेक स्थानों पर मिले हैं। मध्य प्रदेश में पाए गए गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानवों का पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, नृत्य, गीत, पूजन, मधु संचय तथा घरेलू जीवन संबंधी अनेक दृश्य दर्शाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जो गुफा चित्र हैं उनमें पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, मानवों का जो पारस्परिक युद्ध होता है वो, और पशुओं की सवारी, नित्य, गीत, पूजन, मधु संचय तथा घरेलू जीवन संबंधी अनेक चित्रों को दर्शाया गया है। इन गुफा चित्रों में लाल, सफेद, काला, नीला या पीला रंग उपयोग में लाया गया है। और इन गुफा चित्रों में लाल, सफेद, काला, नीला या पीला रंग का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं। पचमढ़ी के निकट बहुत सी गुफाएं मिली हैं, जिनमें लगभग 40 गुफाएं विविध प्रकार के चित्रों से सुसज्जित हैं। तो क्या है दोस्तों, पचमढ़ी के पास बहुत सी गुफाएं मिली हैं, जिनमें 40 गुफाएं विविध अलग अलग प्रकार के चित्रों से सजी हुई हैं। होशंगाबाद में भी एक गुफा चित्र प्राप्त हुई है, जिसमें एक जिराफ का चित्र प्राप्त है।
चित्र बना हुआ है। तो जिराफ का चित्र होशंगाबाद के गुफा चित्र में बना हुआ है। पचमढ़ी के निकट 30-40 मील की दूरी पर तामिया सोनभद्र जलाई इत्यादि तामिया सोनभद्र जलाई इत्यादि गांवों से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। हटा नामक ग्राम के समीप फतेहपुर नामक स्थान से कुछ चट्टानों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो हटा नामक ग्राम के समीप फतेहपुर नामक स्थान से कुछ चट्टानों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। पचमढ़ी के निकट लगभग 13 किलोमीटर दूर पनार पानी ग्राम में मामा भांजा शैलाश्रय है। तो मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ है? तो पचमढ़ी के निकट लगभग 13 किलोमीटर दूर पनार पानी एक ग्राम है, वहां पर मामा भांजा का शैलाश्रय है, जिसमें लगभग 29 चित्र हैं और ये क्रीम और लाल रंग से बने हैं। तो क्रीम कलर या लाल रंग के चित्र यहाँ पर बने हैं मामा भांजे शैलाश्रय में। अगला है दोस्तों ऐतिहासिक काल या लौह काल। तो मध्य प्रदेश के उत्तर भाग जैसे भिंड ग्वालियर तथा मुरैना से लौह युगीन संस्कृति के साथ साथ दूसर चित्रित मृदभांड लौह युगीन, यहाँ पे दोस्तों लौह युगीन है, लौह युगीन संस्कृति के साथ साथ धूसर चित्रित मृदभांड के अवशेष पाए गए हैं, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। जो क्या हैं? लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं, याद रखेंगे। तो 1000 ईस्वी पूर्व के जो लौह युगीन संस्कृति के अवशेष हैं तथा धूसर चित्रित मृदभांड के अवशेष हैं, वो भिंड ग्वालियर तथा मुरैना मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से प्राप्त हुए हैं। अगला है दोस्तों महापाषाण कालीन संस्कृति। तो महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं। तो जो महापाषाण कालीन संस्कृति थी उसमें क्या था दोस्तों? कब्रों पर क्या था? बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध महापाषाण स्मारक में गणित के कुछ साक्ष्य मध्य प्रदेश के दुर्ग रायपुर स्मारक में गणित के कुछ साक्ष्य क्या है? मध्य प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, सिवनी तथा रीवा क्षेत्रों से भी मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे। आगे है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य विशेषकर निषाद जाति के लोगों का और ऐतरेय ब्राह्मण निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। तो वैदिक सभ्यता क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक तथ्य का समावेश ऋग्वेद में तो नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कुछ अनार्य जातियों विशेषकर निषाद जाति के लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण, ये दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में रहते थे। महर्षि अगस्त के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक झुंड बस गया और यहीं से इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। और यहीं से क्या हुआ? इस क्षेत्र में आर्यों का आगमन भी प्रारंभ हुआ। शैव धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं उदयगिरी, खतामा, मांडव तथा मारा में हैं। तो मांडव तथा मारा में क्या है? शैव धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं हैं। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार कारकोट के नागवंशी नर्मदा के काठी के शासक थे। तो कारकोट के जो नागवंशी शासक थे वो नर्मदा के किनारे काठी के शासक थे। नागवंश के शासक नागवंश के शासक मुचुकुंद ने नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान में खंडवा जिले में है। तो नागवंश के शासक मुचुकुंद ने क्या किया था? नर्मदा के किनारे अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी की स्थापना की, जो वर्तमान में खंडवा जिले में है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। हर्यक राजा महियत्तम ने नर्मदा के किनारे माहिष्मती नगर बसाया। तो हर्यक राजा महियत्तम ने क्या किया था दोस्तों? नर्मदा के किनारे माहिष्मती नगर बसाया था। कीर्तवीर अर्जुन हर्यक वंश का प्रतापी राजा था। कीर्तवीर अर्जुन क्या था दोस्तों? हर्यक वंश का प्रतापी राजा था। अब देख लेते हैं दोस्तों महाकाव्य काल को। तो मध्य प्रदेश में महाकाव्य काल कैसा था? तो रामायण काल के समय प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकाव्य अंतर तथा दंडकारण्य के
काव्य काल के अंतर्गत दंडकारण्य के वन घने वन थे। राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडकारण्य अब छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। तो भगवान राम ने अपने वनवास के कुछ समय को दंडकारण्य अब छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया है, उसमें व्यतीत किया था। राम के पुत्र कुश जो दक्षिण कौशल के राजा थे, जबकि शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दसार्ण विदिशा पर क्या किया था? शासन किया था। जनश्रुति है कि मध्य प्रदेश के पन्ना राज्य की नींव भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों ने रखी है। तो जो पन्ना राज्य की नींव है वो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों ने रखी है, ऐसा जनश्रुति है। आगे दोस्तों, रामायण काल में यदुवंशी नरेश मधु जो दंडकारण्य के शासक थे, जो क्या थे दोस्तों? दंडकारण्य के शासक थे। रामायण काल में यदुवंशी नरेश मधु जो दंडकारण्य के शासक थे, अयोध्या नरेश दशरथ के समकालीन थे। जबकि महाभारत काल में यदुवंशी नरेश नील, विंध्य तथा अनुविद क्रमशः अनूप, अवंती तथा विदिशा के शासक थे। तो जो रामायण काल था दोस्तों, उसमें यदुवंशी नरेश जो मधु था वो दंडकारण्य का शासक था, और वो क्या था दोस्तों? अयोध्या नरेश दशरथ के समकालीन था, समान टाइम पीरियड में शासन कर रहा था वहां। जबकि महाभारत काल में यदुवंशी नरेश नील, विंध्य और अनुविद। तो नील कहाँ था दोस्तों? नील अनूप में था। नील जो था वो अनूप में था, और विंध्य क्या था? अवंती में था, तथा अनुविद क्या था? विदिशा का शासक था। अनुविद क्या था? विदिशा का शासक था। पुराणों के अनुसार विंध्य प्रदेश तथा सतपुड़ा के वनों में निषाद जाति के लोग भी निवास करते थे। और पुराणों के अनुसार दोस्तों, जो विंध्य प्रदेश तथा सतपुड़ा के वन थे, वहां पर निषाद जाति के लोग निवास करते थे। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त नर्मदा घाटी के अवशेष इस बात का संकेत देते हैं कि निश्चय ही यह घाटी उस समय सभ्यता का केंद्र रही होगी। ये जो घाटी है ये निश्चित ही उस समय सभ्यता का केंद्र रही होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वर्णित अनुसूचियों के अनुसार अंतिम वैवस्वत मनु ने अपने 10 पुत्रों में से कारूसक नामक पुत्र द्वारा करूस देश की स्थापना हुई, जो वर्तमान रीवा के आसपास बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। वैवस्वत मनु की पुत्री इला का विवाह सोम से हुआ, जिससे चंद वंश की स्थापना हुई। इसका आदि पुरुष पुरुरवा था, जिसके अधीन एल साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक हो गया। ययाति के पुत्र यादव द्वारा स्थापित यादव वंश का राज्य चरमावती, चंबल, वेत्रवती, वेतवा तथा शक्तिमती केन के अंतर्गत सिंचित प्रदेश था। तो ययाति के पुत्र यादव द्वारा जो स्थापित यादव वंश था, उसका राज्य चरमणवती, चंबल नदी, वेत्रवती, वेतवा नदी और शक्तिमती केन नदी के अंतर्गत सिंचित प्रदेश था। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, और जो इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक थे उनका राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर था, जो बाद में दंडकारण्य कहलाया। जो क्या कहलाया? दंडकारण्य बाद में कहलाया। मध्य प्रदेश प्राचीन काल में प्रादेशिक नाम और उनकी अवस्थिति। अवंती वर्तमान मालवा का पश्चिमी भाग, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। आगर वर्तमान मालवा का पूर्वी भाग, इसकी राजधानी वेदिसनगर विदिशा थी। तीसरा दोस्तों, अनूप नर्मदा घाटी के इस क्षेत्र की राजधानी महेश्वर माहिष्मती थी। चौथा, चेदी, महाभारत कालीन चेदी का विस्तार सोनभद्र की घाटी से लेकर नर्मदा तक था, किंतु अधिकतर यह राज्य ऊपरी नर्मदा घाटी के चारों ओर ही विस्तृत रहा। महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी शक्तिमती या शक्ति साहब थी, जो जातकों में सोत्थीवती कहलाई। कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी थी, और कलचुरियों की राजधानी क्या थी दोस्तों? त्रिपुरी थी। पचमा दसार्ण, पचमा क्या है दोस्तों? दसार्ण विदिशा। यह कभी मालवा का भाग था तो कभी स्वतंत्र प्रदेश। धसान नदी घाटी के इस प्रदेश की राजधानी एरण रही। वत्स क्या था दोस्तों? छठवां वत्स ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद था। वाट्स नहीं दोस्तों, यहाँ पे वत्स है। वत्स
तो क्या है दोस्तों, ग्वालियर क्षेत्र का प्राचीन जनपद है और टुंडीकेर दमोह क्षेत्र का प्राचीन जनपद है। इस तरह से दोस्तों ये हो गया महाकाव्य काल। अब देख लेते हैं दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भी इस क्षेत्र के राजाओं द्वारा योगदान दिया गया। इस युद्ध में काशी, वत्स, दसाढ़ क्षेत्र के 2 तथा मत्स्य जनपदों के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया, जबकि माहिष्मती के नील, विंध्य, अंधक, भोज, विदर्भ तथा निषाद के राजाओं ने कौरवों का पक्ष लिया था। विराटपुरी, सोहागपुर, उज्जैन, माहिष्मती, महेश्वर, कुंतालपुर, कंडिया इत्यादि महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे। तो विराटपुरी, सोहाग, उज्जैन और माहिष्मती, महेश्वर, कुंतलपुर, कंडिया इत्यादि महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे। आगे दोस्तों, महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंग उत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, इनमें से 2 अवंती जनपद, इनमें से चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के अंग थे। तो 2 जनपद क्या थे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंग थे, चेदी और अवंती। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में था, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। अवंती महाजनपद अत्यंत ही विशाल था। यह मध्य तथा पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके दो भाग के उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती, इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती के मध्य नेत्रावती नदी बहती थी। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। पुराणों के अनुसार पुलिक नामक सेनापति ने यदुवंशी वित्तिहोत्र का वध करके अपने पुत्र चंड प्रद्योत को अवंती का शासक बनाया था। चंड प्रद्योत महात्मा बुद्ध का समकालीन था तथा अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अवंती के 2 प्रसिद्ध नगर कुरारघर तथा सुदर्शनपुर थे। पुराणों के अनुसार चंद प्रद्योत ने 23 वर्षों के शासन के पश्चात क्रमशः पालक, विशाख, यू, अजय और नंदीवर्धन नामक शासक हुए। कालांतर में मगध के हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के काल में उसके अमात्य शिशुनांग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण किया गया तथा प्रद्योत वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन को पराजित किया गया तथा अवंती को मगध राज्य में मिला लिया गया। शिशुनांग वंश के पतन के बाद नंद वंश का शासक मध्य प्रदेश पर रहा। मध्य प्रदेश प्राचीन जनपदों के जो परिवर्तित नाम हैं उनको देख लेते हैं। तो वत्स ग्वालियर है, वत्स ग्वालियर, चेदी खजुराहो, टुंडीकेर दमोह, दसाढ़ विदिशा, अनूप निमाड़ खंडवा, अवंती उज्जैन, नलपुर शिवपुरी। मध्य प्रदेश प्राचीन राज्यों की राजधानियां। सामान्य परिचय: महेश्वर मालवा एवं नर्मदा का घाटी नगर, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक। विदिशा ईसा पूर्व लगभग 5वीं शताब्दी का विख्यात नगर था। उज्जैनी ईसा पूर्व लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी का विख्यात नगर था। एरण ईसा पूर्व लगभग 2री शताब्दी का नगर मालवा का सीमांत नगर था। धार 10वीं शताब्दी लगभग का नगर और दसपुर 10वीं शताब्दी का लगभग का नगर था। मांडू 10वीं ईस्वी लगभग के प्रारंभ, केंद्र 15वीं सदी में पुनर्स्थापित हुआ था। इंदौर 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ। भोपाल 18वीं शताब्दी में विकसित नगर है। भोपाल नगर उस झील के अवशिष्ट मैदान पर बसा है जिस झील को मांडू के शासक हुसंग शाह ने नष्ट करा दिया था। तो दोस्तों, आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज, रिवीजन सीरीज दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।